AF-88 हिंदी। जूनियर जनरल को नीची नज़र से नहीं देखा जा सकता था। दरअसल एक संभावित उत्तराधिकारी होने के अलावा यह वियोला वंश के किसी भी युवा के लिए सर्वोच्च पद था। जब कोई दुनिया एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती थी, खासकर वियोला परिवार के लिए जो अपनी क्षमता के शिखर पर पहुंच चुका था, तो विकास और विस्तार का एकमात्र तरीका दूसरी दुनियाओं की जमीनों पर विजय प्राप्त करना था। बेशक ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका अपने स्तर की दुनियाओं से लड़ना नहीं था, बल्कि सबसे अच्छा तरीका था अपने से नीचे की दुनियाओं को निशाना बनाना। निचले स्तर की दुनियाओं के पास कुछ सुरक्षाएं थीं। ये या तो मौन समझौतों से, उच्च स्तर की दुनियाओं द्वारा सुरक्षा से, और या प्राकृतिक बाधाओं से आती थीं। उदाहरण के लिए पृथ्वी उन कुछ निम्न स्तरीय विश्वों में से एक है जिनके पास सुरक्षा की ये तीनों परतें मौजूद थीं। अपनी प्रतिभा के कारण इसने कई उच्च स्तरीय विश्वों का अनुग्रह प्राप्त कर लिया था, और उन सभी ने अपनी निरंतर प्रगति के लिए किसी न किसी रूप में निवेश किया था। इसके अतिरिक्त अपने असाधारण रूप से निम्न आयामी स्तर के कारण इसकी सुरक्षा की प्राकृतिक बाधाएं अन्य सभी से कहीं अधिक थीं। ये समझना जरूरी था कि वास्तविकता की तहों के बीच पार करना हमेशा खतरनाक होता है। हालांकि एक उच्च आयामी प्राणी के रूप में वास्तविकता की एक उच्च आयामी तह से निम्न आयामी तह में पार करना असाधारण रूप से कठिन और असाधारण रूप से खतरनाक दोनों था। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि यदि किसी का वास्तविकता की तह के प्रति एक विशेष लगाव हो, उदाहरण के लिए वहां जन्म लेना। इसका मतलब यह था कि वियोला परिवार के कनिष्ठ जनरलों ने उनकी ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ही निचले स्तर की दुनियाओं पर अभियानों का नेतृत्व किया और अपने परिवार के नाम पर उन पर विजय प्राप्त की। ऐसा अधिकार प्राप्त करने का मतलब निश्चित रूप से ये था कि आप वियोला परिवार के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक थे। हालांकि छठे शहर से होने के कारण उनके बीच शिमिशोन की प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंची। क्या आप और अध्याय पढ़ना चाहेंगे? वियोला परिवार की जागीर 10 शहरों से बनी थी। इन्हें संख्याओं के आधार पर नाम दिए गए थे और ये 9वें से पहले शहर तक जाते थे। 10वें शहर को मुख्य शहर कहा जाता था। परिवार में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी और यहाँ तक कि आप किस शहर में रहने की जगह चुनते हैं, ये भी आपकी योग्यता का पैमाना माना जाता था। छठे शहर से होने का मतलब था कि भले ही सैमसन प्रतिभा के मामले में सबसे निचले पायदान पर नहीं था, लेकिन वह बहुत प्रतिष्ठित भी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ के युवाओं में से कई मुख्य शहर में ही रहते थे। बेशक उनके रहने की व्यवस्था का उनकी अपनी ताकत से कोई लेना देना नहीं था। उनके माता पिता जागीरदार थे जिन्होंने लंबे समय में अपनी योग्यता साबित की थी और इस तरह उन्हें मुख्य शहर में बड़ी पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इस समूह में आयना, यूरी और सावन भी शामिल थे। चूंकि मिएल का कोई और परिवार नहीं था, इसलिए वे भी मुख्य शहर में आ गए और शायद वहां मौजूद सभी लोगों में से सबसे बेहतरीन रहने की जगह उनके पास थी। हालांकि यहाँ मौजूद कई अन्य युवाओं के विपरीत उन्हें कोई तिरस्कार महसूस नहीं हुआ, न ही उन्होंने इसे अपने चेहरे पर दिखाया। वे यहाँ इतने लंबे समय से नहीं थे कि ऐसा अभिजात्य रवैया अपना पाते, और अगर वे ऐसा करते भी तो उनका नेतृत्व आयना कर रही थी, जिसे इस तरह की बेतुकी बातों की परवाह ही नहीं थी। इन दिनों उसकी भावनाएं लगभग हर समय संतुलित रहती थीं। सैमसन की निगाहें उन युवकों पर घूम रही थीं, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। मैं समझ गया। तुम सब सोचते हो कि चूंकि मैं छठे शहर से हूं और तुम में से कई लोग शायद मुख्य या पहले शहर में रहते हैं, इसलिए तुम सब मुझसे ऊपर हो। जागीरदारों की संतान होने के नाते तुम सब में वाकई बहुत हिम्मत है। रिचर्ड ने मुझे आने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि मैं पता लगा सकूं कि क्या कोई ऐसा है जो उसके अनुचरों में शामिल होने और उत्तराधिकार का अधिकार पाने में उसकी मदद करने के योग्य हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम सब तो बस कूड़ा हो। समूह का तिरस्कार तुरंत क्रोध में बदल गया। गहरे भूरे रंग का एक भारी भरकम सूट पहने एक युवक ने भारी कदम आगे बढ़ाया। लाल चांद के कुछ कमजोर गुरुत्वाकर्षण के नीचे उसकी हरकतें बड़ी और बेरोकटोक थीं। मैं यहाँ खड़ा होकर छठे शहर के एक कुतिया द्वारा अपमानित नहीं होने जा रहा हूँ। तो बैठो। टकराना। युवक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसका चेहरा उस लाल पत्थर में घुस गया जो उसके पैरों के नीचे होना चाहिए था। शिमशोन उसके सामने खड़ा था और अपने पैर से उसका चेहरा मिट्टी में घिस रहा था। शायद ही किसी ने उसे चलते देखा हो। उसकी गति उनकी पहुंच से बाहर थी। उसके साधन उनकी पहुंच से बाहर थे। उसकी शक्ति उनकी पहुंच से बाहर थी। आप। युवक की दबी हुई आवाज मानो जमीन में दब गई थी। वह चाहे जितना भी जोर लगाए, खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। और भी बुरा, जब उससे लगा कि वह कामयाब हो जाएगा,
तो उसे लगा कि अगर वह यूं ही चलता रहा तो अपनी ही गर्दन अपने ही शरीर से अलग कर लेगा। तुम सब खुद को बहुत खास समझते होगे। हम सैमसन की दोस्ताना मुस्कान लगभग शैतानी मुस्कुराहट में बदल गई थी, उसके काले बाल हवा न होने पर भी लहरा रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है कि हर रोज वियोला परिवार की जागीर से एक और जागीरदार परिवार को बाहर निकाला जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सब उन युवा मालिकों से भी ज्यादा बेकार हो जिनसे तुम नफरत करने का दावा करते हो। आप जागीरदार उत्तराधिकारी शायद ही कभी इतने अच्छे होते हैं कि अपने पिता और माता का दायित्व उठा सकें, जबकि हम वियोला वंश के लोगों को अपनी हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप सभी विलासिता का जीवन जीते हैं, उत्तराधिकार की चिंता नहीं करते, पीठ में छुरा घोंपने की चिंता नहीं करते, अपने ही भाइयों से अपनी रक्षा करने की चिंता नहीं करते। अगर आप मुझसे पूछे तो ये बहुत हास्यास्पद है। आप सभी मुझे नीची नज़र से देखने का साहस करते हैं, जबकि मेरे जैसे लोगों का खून, पसीना और आंसू ही आप सभी को इतना बेफिक्र रखते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम सब ऐसा होने का साहस क्यों करते हो? क्योंकि तुम कमजोर हो और बाहर एक मूर्ख है जो तुमसे अधिक शक्तिशाली है और तुम्हारे नाजुक छोटे अस्तित्व की रक्षा करने को तैयार है। बात को और बदतर बनाने के लिए आपको लगता है कि वे आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति चला जाएगा तो आप क्या करेंगे? सैमसन ने बख्तरबंद युवक के सिर से अपना पैर हटा लिया और उसे लात मारकर दूर रिले स्टेशन की ओर ले गया, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं था। इस कमीने को मेरी नजरों से दूर कर दो। मुझे मरे हुए माल की रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वियोला वंश के ऐसे युवाओं की संख्या कम नहीं थी जो जागीरदार व्यवस्था से असंतुष्ट थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास हालात बदलने की ताकत नहीं थी, और जब उनमें से ज्यादातर को ताकत मिल भी गई तो उन्होंने हालात को वैसे ही रहने दिया। समस्या ये थी कि जागीरदारों का शुरू से ही परिवार से कोई खास गहरा नाता नहीं था। वे असल में भाड़े के प्रसिद्ध बंदूकधारी थे। इसलिए वियोला परिवार के पास इन विशेषज्ञों को अपने साथ रखने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि उनके परिवारों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। यदि कोई जागीरदार कर्तव्य निभाते हुए मर जाता तो उसके परिवार की भी अच्छी देखभाल की जाती। हालांकि यदि उस जागीरदार का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसके परिवार को वियोला एस्टेट में रहने की अनुमति नहीं दी जाती। समस्या ये थी कि जागीरदारों के वंशजों में अपने महत्व का अतिशयोक्तिपूर्ण बोध था, और यह विशेष रूप से दूसरे, पहले और मुख्य शहरों के जागीरदारों के वंशजों के लिए सच था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन शहरों के जागीरदार उत्तराधिकार युद्धों में शामिल किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से थे। ऐसी स्थिति में क्या ऐसे जागीरदार के परिवार के किसी सदस्य को नाराज करना मूर्खता नहीं होगी? तो फिर शिमशोन ने ऐसा करने की हिम्मत क्यों की? क्योंकि रिचर्ड एक खास मामला था। उसे दो शाश्वत जागीरदारों में से एक का समर्थन प्राप्त था, उन दो जागीरदार परिवारों में से एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी उपाधियां आगे बढ़ा पाए। इसके अतिरिक्त उनकी मां की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी, और यदि वह वर्तमान अभियान में सफल हो जाते तो 60% संभावना थी कि उत्तराधिकार का दावा उनका ही होगा। और जिस युवक को उसने अभी अभी बाहर निकाला था उसका पिता दूसरे शहर का जागीरदार था, और उसकी प्रतिभा की कमी को देखते हुए यह उपाधि आगे नहीं बढ़ पाती। इसके अलावा जहां तक सैमसन का सवाल है, संभावित उत्तराधिकारियों ने जागीरदारों के युवाओं को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें शुरू से ही प्रमुख पद पर पहुंचने का मौका नहीं मिला। ठीक है, सैमसन ने ताली बजाई, यह महसूस करते हुए कि उसने अपना अधिकार अच्छी तरह स्थापित कर लिया है। यह जोन काफी खास है। हमारे विश्लेषण उपकरणों के अनुसार यह असल में जनरल फायर से जुड़ा हुआ लगता है। थोड़ी खोजबीन करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हुआ। यह क्षेत्र उन क्षेत्रों में से एक था जिसे जनरल ने अपनी युवावस्था में जीता था। साम्राज्य के पतन के बाद ही यह हमारे हाथों में आया। सैमसन अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसने सबके चेहरों पर एक खालीपन देखा। यहाँ तक कि वे 3 नकाबपोश औरतें, जिन्हें वह बाकियों से बेहतर समझता था, जैसे कि वहां बैठी 3 नकाबपोश औरतें, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। क्या आप और अध्याय पढ़ना चाहते हैं? आओ, उसने अपना सिर हिलाया, इन युवाओं की स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए, जैसे कि वह वास्तव में उनमें से बहुत से लोगों से छोटा नहीं था। छोटी उम्र से ही वह जनरल बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। इसके अलावा वियोला परिवार के मुख्य वंश के सदस्य होने के नाते उसे हर तरह के इतिहास का ज्ञान भी दिया गया था। हालांकि जनरल फायर की कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए किसी को इतिहास प्रेमी होना जरूरी हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति छठे आयाम में रहते हुए भी सिल्वर एम्पायर के बारे में कभी न सुना हो?
नाम सुनने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से अनुवाद में भाषा का एक हिस्सा ही लुप्त हो गया। जनरल फायर और उनके लोगों के लिए सिल्वर सर्वोच्च प्रतिष्ठा एक बेजोड़ गौरव का प्रतीक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कम करके आंकी गई अपरिष्कृत प्रतिभा का प्रतीक था जो शीर्ष पर पहुंची। यही आखिरी परिभाषा है जिसकी वजह से चांदी सबसे उपयुक्त अनुवाद था, क्योंकि यह हमेशा सोने, हीरे या प्लेटिनम जैसी ज्यादा कीमती चीजों से पिछड़ जाता था। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से सही नहीं था। हमारी त्रिस्तंभ आकाशगंगा, भूल जाओ, मैं अपनी सांसें बर्बाद नहीं कर रहा हूं। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि बहुत मुमकिन है कि हमें जनरल फायर का सामना उसकी जवानी में करना पड़े। मेरे पास तुम सबकी रक्षा करने का समय या धैर्य नहीं है, इसलिए कुछ लोग मर भी सकते हैं। अगर तुम अपने ताबूत के ढक्कन जल्दी बंद होते नहीं देखना चाहते, तो मेरे निर्देशों का पालन करो और बकवास बंद करो। ऐसा कहकर सैमसन मुड़ा और एक घूमते हुए द्वार में गायब हो गया। लगभग 1 दर्जन युवक उसके पीछे चल रहे थे। अल्पविराम। ये वाकई एक अजीब सा एहसास था। जोन्स किसी पुराने जमाने की किंवदंतियां सुनाते हुए लग रहे थे, लेकिन अगर वह जमाना अभी खत्म न हुआ होता तो क्या होता? तारांकन। हीरा और ओरिक्स के बीच बातचीत ज्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 3 घंटे चली। फिर भी ऐसा लगा जैसे उस छोटे से पल में ही जनजाति अचानक लहरों के सागर के बीच एक लहराती नाव बन गई हो। उसने जो वादे किए थे वे बहुत बड़े थे। उसने वादा किया कि वह ये दुनिया उन्हें सौंप देगी, उसने वादा किया कि इस आकाशगंगा में उनके लिए जगह होगी, और उसने वादा किया कि उसकी सफलता उनकी होगी। ओरिक्स इतने भोले नहीं थे कि उन पर जो भी फेंका जाता उस पर आसानी से विश्वास कर लेते। आखिरकार वे एक बुद्धिमान जाति थे, और उन्हें इंसानों से निपटने का पर्याप्त अनुभव था, यहाँ तक कि कहीं ज्यादा शक्तिशाली वैलियंट हॉट माउंटेन से भी, या यूं कहें कि पुराने जमाने के वैलियंट हॉट माउंटेन से भी। हालांकि प्रलोभन भी बहुत बड़ा था। हाइपर इवोल्यूशन की अपनी वर्तमान स्थिति में ओरिक्स के पास या तो अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने या दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए बहुत कम समय था, फिर कभी ऊपर न उठने के लिए। अति विकास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और उसका लाभ उठाएं। ये दुनिया उन्हें अपनी हकीकत पर दावा करने का आखिरी मौका दे रही थी। अगर वे इसके लिए नहीं लड़ पाए तो उनका अंत हो जाएगा। लेकिन यदि वे मरते हुए वैलियंट हॉट माउंटेन से लड़ते हुए घास फूस में खो गए और इस दुनिया से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ी, तो उन्होंने एक सुनहरा अवसर गंवा दिया होगा। एल्थोर जिन चीजों, विचारों और योजनाओं के साथ आया था, उनमें से सबसे ज्यादा कमी उन संसाधनों की थी जिनकी ओरिक्स जनजाति को उन बाधाओं को तोड़ने के लिए जरूरत थी जो उन्हें पीछे रोक रही थी। हीरा के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे। हीरा ने अपने स्वागत से ज्यादा देर तक वहां रुकने का फैसला नहीं किया। उसने बड़ी चतुराई से उस पर ज्यादा जोर नहीं डाला और अपनी बात कहते ही वहां से चली गई। उसने बस उससे संपर्क करने का एक तरीका छोड़ा और कुछ नहीं। उसके जाने के काफी देर बाद भी काउंसिल रूम में सन्नाटा छाया रहा। यहां तक कि रेमुंडस भी कुछ नहीं बोला। एल्थोर एक कोने में बैठा था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसे सचमुच ऐसी स्थिति में धकेला जा रहा था जिससे निपटना उसे समझ नहीं आ रहा था। अच्छी खबर ये थी कि एल्थोर को हीरा के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसे मिल्की वे गिल्ड और लियोनेल के बीच के तनाव के बारे में जरूर पता था। आखिरकार लियोनेल उसे इतनी कीमती जानकारी के बिना नहीं छोड़ेगा और उसके पास एल्थोर से संपर्क करने का कोई न कोई तरीका जरूर था। समस्या ये थी कि एल्थोर ने लियोनेल से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार असफल रहा था। लियोनेल ने कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ऐसा हुआ तो यह एक बड़ी समस्या बनने से नहीं रुका। उसके बाद से समस्याओं के सिवा कुछ नहीं था। एल्थोर को पता ही नहीं था कि हीरा कौन है, इसलिए उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे उससे सावधान रहना चाहिए या नहीं। और साथ ही उसके पास उन फायदों का कोई खंडन भी नहीं था जो वह संभावित रूप से प्रदान कर रही थी। सबसे स्पष्ट बात यह होगी कि अविश्वास का कार्ड इस्तेमाल किया जाए। समस्या ये थी कि एक को छोड़कर हीरा पर अविश्वास करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। वह मानव थी। जाहिर है एल्थोर इस कार्ड का इस्तेमाल करके ओरिक्स को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो वह मूर्ख होगा। क्यों? क्योंकि बस कुछ ही महीनों या ज्यादा से ज्यादा 2 सालों में एल्थोर को ओरिक्स से मिली अपनी सारी ताकत लियोनेल को जरूर देनी होगी। अगर इस वक्त उसने इंसानों पर अविश्वास का बहाना बनाकर उनके विकास को रोकने की कोशिश की, तो उस वक्त क्या करेगा? जब ये बात उजागर होगी कि वह शुरू से ही एक इंसान के लिए काम कर रहा था, तो न सिर्फ उसका बनाया हुआ भरोसा चकनाचूर हो जाएगा, बल्कि उनके बीच सहज बदलाव की सारी उम्मीदें भी धूमिल हो जाएंगी।
ये पहले से ही विवादास्पद था क्योंकि लियोनेल के वेलिएंट हॉट माउंटेन से संबंध थे जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था। वे वास्तव में इस तरह की बर्बादी के लिए और अधिक परिवर्तनशीलता बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एल्थोर शांत अवस्था में पहुंच गया। तनाव से निपटना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। आखिरकार वह एक साम्राज्य का राजकुमार था और एक महान सेनापति बनना चाहता था। ऐसे लोग कोशिश करने से पहले ही कब हार मान लेते हैं। इस समय वे सभी मानते हैं कि मैं ओरिक्स साम्राज्य से आया हूं और यह सच है। ये झूठ नहीं है। मुसीबत यह है कि मेरे भाई और बाकी लोग अभी भी उस चांदी की पट्टिका में फंसे हुए हैं। और चूंकि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, लियोनेल के पास उन्हें जल्दी से जिंदा करने का कोई तरीका नहीं है। ये भी हो सकता है कि मेरे पिता कभी वापस ना आ पाए। एल्थोर ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उद्धरण। इस संभावित सौदे का दबाव इस ओरिक्स जनजाति को दो दिशाओं में धकेलेगा। पहला ये कि वे अपने हाइपर इवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए इस मौके का फायदा उठाएंगे। मैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए उन पर नाराज नहीं होऊंगा क्योंकि हम अपने मौके का फायदा ठीक से नहीं उठा पाए। एल्थोर की दुनिया में उसने अपने लोगों की हाइपर इवोल्यूशन अवस्था के बारे में सुना था। दरअसल उसका मानव सा रूप सिर्फ उसके सींगों को छोड़कर और उसका युद्ध रूप सब इसी के तत्व थे। हालांकि एल्थोर के लोग अपने हाइपर इवोल्यूशन को अधिकतम करने में कामयाब नहीं हो पाए। अगर वे ऐसा कर पाते तो उन्हें अपनी दुनिया अलेक्जेंडर के साथ साझा करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। हालांकि एल्थोर बार बार ऐसी ही बातें करता रहा, लेकिन हकीकत ये थी कि जिस दुनिया का उसने अनुभव किया था वह वेलिएंट ग्रह के कई संभावित शाखाओं वाले भविष्यों में से एक थी। इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि हाइपर इवोल्यूशन अवस्था कितनी महत्वपूर्ण थी। हालांकि उसे इससे लाभ हुआ था, लेकिन अगर उसके पूर्वजों ने इसका बेहतर इस्तेमाल किया होता तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता। इसलिए वह इस जनजाति को प्रलोभन के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। दूसरा विकल्प या रास्ता यह है कि इंसानों के प्रति उनकी नापसंदगी के कारण मुझ पर दबाव और बढ़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे मूल के बारे में जानना चाहेंगे। वे जानना चाहेंगे कि मेरे लोग कहाँ हैं, उन्हें वहां जाने के लिए क्या करना होगा। उनकी जल्दबाजी एक अलग ही स्तर पर होगी। एल्थोर ने लंबी सांस छोड़ी। इसका समाधान सिर्फ संसाधन ही है। उन्हें संसाधनों की जरूरत है। ओरिक्स जनजाति को हथियारों या खजानों जैसी चीजों की जरूरत नहीं थी। उन्हें पोषण और ऊर्जा की जरूरत थी। उन्हें अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए अपने शरीर को उत्तेजित और प्रशिक्षित करने की जरूरत थी। उन्हें अपनी सीमाओं तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षण और युद्ध की जरूरत थी। केवल इसी तरह वे अपनी अति विकास अवस्था को अधिकतम कर पाएंगे। बाद वाला हीरा ही मुहैया करा सकती थी। जाहिर है वो उन्हें अनगिनत लड़ाइयों में भेजना चाहती होगी, वरना वह यहाँ कभी नहीं आती। हालांकि यदि वे भोजन और ऊर्जा के स्रोतों के लिए भी हीरा पर निर्भर होते तो वे केवल योद्धा नहीं होते बल्कि गुलाम होते। योद्धा होने के नाते खुद को इससे बाहर निकालना काफी आसान था, लेकिन अगर वे आश्रित हो गए तो उन्हें इस तरह नियंत्रित किया जाएगा। सच तो ये था कि हालात उतने बुरे नहीं थे जितने दिख रहे थे। जैसे लियोनेल को नहीं पता था कि हीरा क्या करने वाली है, वैसे ही हीरा को भी नहीं पता था कि लियोनेल धीरे धीरे ओरिक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर एल्थोर ऐसा कर पाता कि ओरिक्स हीरा का इस्तेमाल कर सके और हीरा उसके साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार न करे तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। हालांकि अंतिम प्रश्न ये था कि कैसे। उसी क्षण जब एल्थोर अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, उसने अपने अंतरिक्षीय वलय में हलचल महसूस की जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब उसने संदेश सुना तो वह गहरी सोच में डूब गया और फिर मन ही मन सिर हिलाया। ये संदेश लियोनेल का नहीं था, बल्कि छोटे, तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो? रेमुंडस के शब्दों ने एल्थोर के विचारों को बाधित कर दिया। तभी कई लोगों की निगाहें अति सुंदर ओरिक्स राजकुमार पर टिक गईं। एल्थोर ने कबीले के मुखिया की धुंधली निगाहों से नजरें मिलाईं। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि इधर उधर देखकर बाकी सबकी प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाने लगा। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, हर कोई इस बात से खुश नहीं था कि एल्थोर अपनी राय पहले व्यक्त करे। हालांकि ओरिक्स काउंसिल के लोग उन लोगों से कहीं ज्यादा संयमित थे जो दिन रात उससे झगड़ते रहते थे, लेकिन जहां तक एल्थोर का सवाल है, वे अपनी बात छिपाने में ज्यादा माहिर थे। किसी भी तरह की परिपक्वता किसी पुरुष को अपनी पत्नी का किसी और के प्रति इतना आकर्षित होना बर्दाश्त नहीं करवा सकती। इस पर एल्थोर बस अपना सिर हिला सका। जब वह अपने सामान्य रूप में था तब उसकी गंध तो दूर की बात थी,
लेकिन ये साबित करने के लिए कि वह उस समय ओरिक्स था, उसके पास अपने युद्ध रूप में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने लगभग सभी के मन में उसकी गंध की छाप छोड़ दी थी। सौभाग्य से लियोनेल को इसकी उम्मीद थी और उसने कुछ प्रति योजनाएं भी बनाई थीं, लेकिन उन्हें लागू करने में अभी भी समय लगेगा, इसलिए ज्यादा कुछ बदला नहीं जा सकता था। खैर, ये कुछ उपायों से समय सीमा को आगे बढ़ाने का एक मौका था। मेरा मानना है कि हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बाकियों की तो बात ही छोड़िए, रेमुंडस भी इन शब्दों से हैरान था। वह मूर्ख नहीं था, वह समझ सकता था कि एल्थोर को उन सबको फंसाने के लिए ही बुलाया गया था। हीरा का आना उसकी योजनाओं में खलल डालने जैसा था। ये बात कि एल्थोर उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहता था, कोई राज नहीं थी, यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वह छिपा सके। असली राज बस इतना था कि वह किसी रहस्यमय, अनजान ओरिक्स साम्राज्य के बजाय लियोनेल के इशारे पर काम कर रहा था। ये जानकारी उनके लिए यह समझने के लिए काफी थी कि एल्थोर इसके बिल्कुल खिलाफ हो सकता है। रेमुंडस ने एल्थोर से पहले इसलिए पूछा था क्योंकि वह ये सब जानता था। वह नहीं चाहता था कि उसका छोटा सा कबीला दो ताकतों के बीच सत्ता संघर्ष में फंस जाए। वे वेलियंट ग्रह के बाहर की दुनियाओं के बारे में बहुत कम जानते थे। हो सकता है कि वहां एक ओरिक्स साम्राज्य भी हो जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही न हो। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा साम्राज्य उन्हें भर्ती करने के लिए एक राजकुमार को भेजने के लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? भले ही वे एक ही जाति के हों, फिर भी इंसानों के बीच के आपसी व्यवहार को देखकर ही पता चल जाता है कि शांति बनाए रखने के लिए यह आमतौर पर काफी नहीं है। ऐसे राज्य के लिए ऐसे समूह की परवाह करने का कोई कारण नहीं है जिसे वे पहाड़ी लोगों के झुंड से अलग नहीं समझते। तो फिर एल्थोर क्यों आया? क्या ये साफ नहीं था? उसे उनकी ताकत की जरूरत थी। और अगर ऐसा था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह राज्य संकट में था? यह एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष था और न तो लियोनेल और न ही एल्थोर उन्हें इसके लिए दोषी ठहराते। दरअसल यह ज्यादा बेहतर होता कि वे इस पर विश्वास करते। बुद्धिमान लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे उस बात पर विश्वास नहीं करते जो इतनी अच्छी हो कि सच न हो। जो व्यक्ति बुद्धिमान हो और जिसने दुनिया का बहुत कुछ देखा हो, वह आसानी से यह स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई उच्च शक्ति उसकी दयालुता से उसकी मदद कर रही है। जब तक रेमुंडस और बाकी लोगों को यकीन था कि एल्थोर ने उन्हें किसी मकसद से इस्तेमाल किया है, तब तक वे खुद स्थिति का आकलन कर सकते थे। अगर चीजें लेन देन के रूप में होती तो उन्हें स्वीकार करना आसान होता, खासकर अगर ओरिक्स को लगता कि उनका कुछ इस्तेमाल है। ओरिक्स युद्ध से नहीं डरते थे, उन्हें बस अपना गौरव और सम्मान बनाए रखना था। इसके अलावा उन्हें खून की नदी में डूबने से भी कोई परहेज नहीं था। हालांकि इन्हीं सब वजहों से एल्थोर की बातें इतनी हैरान करने वाली थीं। उसके ऐसा कहने पर रेमुंडस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। ये बात इतनी अच्छी लग रही थी कि सच होना नामुमकिन था और एल्थोर लगभग फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच गया। तब तक, यानी, रेमुंडस ने आगे कहा, एल्थोर ने कहा, जिस तरह से वे हमारा उपयोग करना चाहते हैं, क्या हम भी उनका उपयोग नहीं कर सकते? रेमुंडस की धुंधली निगाहें सिकुड़ गईं। जारी रखें। आपका कबीला इस समय अतिविकास की स्थिति में है। मैं आप सभी को पहले यह नहीं बता पाया कि मेरा राज्य भी कभी ऐसी ही स्थिति में था, इसलिए मेरे पास दो रूप हैं जिनमें मैं प्रवेश कर सकता हूं, जिनमें से एक मेरी गंध को छिपाने में सक्षम है। रेमुंडस ने दूसरे बुजुर्गों की तरफ देखा और सबने एक साथ सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वे भी बहुत पहले इस नतीजे पर पहुंच चुके थे। लेकिन एल्थोर के लिए यह बिल्कुल सही था, इससे उसकी बात और भी विश्वसनीय हो गई, खासकर इसलिए क्योंकि वह पहले से ही सच्चाई के बड़े बड़े दानों का इस्तेमाल कर रहा था। दुर्भाग्यवश, हालांकि मैं अपने हाइपर इवोल्यूशन काल के कारण काफी प्रतिभाशाली हूं, फिर भी हमने इसका पूरा फायदा कभी नहीं उठाया। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि अगर हमने पर्याप्त तैयारी की होती तो आकाशगंगा भी हमारी मुट्ठी में होती। कमरे का तापमान बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, योद्धाओं का रक्त उनकी धमनियों में तेजी से दौड़ रहा था। मैं खुद कभी राजा नहीं बनना चाहता था। मेरी राय में, हम ओरिक्स शासन करने के लिए नहीं, बल्कि विजय प्राप्त करने के लिए बने हैं। जिस भी साधन से हम उस महान शक्ति को प्राप्त कर सकें, हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए। यहाँ कोई भ्रम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारे ध्वज के नीचे योद्धाओं के रूप में मेरे राज्य में शामिल हों। हालांकि मैं अपने राज्य की वर्तमान कमजोरी और आप सभी की मदद करने में उसकी असमर्थता से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। साथ ही मैं अपने साथी ओरिक्स को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में पड़ते नहीं देखना चाहता जो आपको समझे बिना केवल आपका उपयोग करना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसका इस्तेमाल करो। इसे व्यापक ब्रह्मांड को देखने और बड़े युद्ध क्षेत्रों में लड़ने के अवसर के रूप में लो।
मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं ये भी गारंटी दे सकता हूं कि मेरे राजा अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप बाहरी लोगों पर निर्भर न हो। हम इस अवसर का उपयोग इस आकाशगंगा को बनाने के लिए कर सकते हैं। नहीं, इस ब्रह्मांड को ओरिक्स के नाम से डरो। एल्थोर की आवाज गूंज उठी। भले ही वह कभी राजा न बनना चाहता हो, फिर भी कौन सा जनरल अपने सैनिकों को एकजुट नहीं कर सकता। उनकी आंखों में जो जलता हुआ जुनून झलक रहा था, वही तो वह चाहता था। ओरिक्स फिर से उठ खड़ा होगा। एल्थोर ने अपनी स्थानिक अंगूठी को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया, उसकी आंखों में एक स्पष्ट दृढ़ संकल्प चमक रहा था। घंटों बाद एल्थोर लकड़ी और घास फूस से बने एक छोटे से घर में लौटा। दरवाजा बंद करते हुए उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे यकीन नहीं था कि उसने सही चुनाव किया है या नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि इस समय यही सबसे अच्छा विकल्प है। उस पीले कपड़े पहने महिला के इरादे नेक थे या नहीं, उसे कुछ पता नहीं था। वह बस इतना ही कर सकता था कि यह ओरिक्स जनजाति बच जाए। लकड़ी की पतली पट्टियों से बनी एक चटाई पर बैठकर एल्थोर ने अपनी सांसों को शांत किया। अब समय आ गया था कि वह रात के लिए अपनी कसरत शुरू करे। लेकिन पहले एल्थोर ने अपनी स्थानिक अंगूठी से ताबीज निकाला। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं उसकी बात सुन ली जाएगी, क्योंकि लियोनेल ने इसके लिए पहले से ही कुछ सुरक्षित उपाय छोड़ रखे थे। उसने पहले प्राप्त संदेश को दोहराया और स्वयं को स्वीकार किया। जैसा कि उसने पहले सोचा था, ये संदेश लियोनेल का नहीं था, बल्कि यह एलन नाम के किसी व्यक्ति का था। उसे याद आया कि लियोनेल ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था जो बस यूं ही चश्मा पहनता है। अगर उसे ठीक से याद है, तो लियोनेल इस संभावना पर कुछ ज्यादा ही हंस रहा था, एक ऐसा हास्य जो उसे ठीक से समझ नहीं आया। बेशक उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि लियोनेल के अपने पिता भी बिना किसी वजह के चश्मा पहनते थे। पृथ्वी की तकनीक को देखते हुए पहले यह बात समझ में नहीं आती थी, और अब जब लियोनेल जानता था कि उसके पिता शायद कितने शक्तिशाली थे, तो ये बात और भी कम समझ में आती थी। किसी कारणवश लियोनेल को एलन की तुलना अपने पिता से करना मनोरंजक लगता था। यह एक और बात थी जिसे एल्थोर समझ नहीं पाता था। अगर एल्थोर एलन को जानता होता, तो उसे पता होता कि लियोनेल को यह सब इतना मजेदार क्यों लगता था। लियोनेल के चौथे आयाम में पहुंचने से पहले ये कहा जा सकता था कि एलन का शरीर उन सभी में सबसे बेहतरीन था। वह साल भर तंदुरुस्त रहता था और कभी भी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ता था, चाहे वह उसके खाने पीने की हो या ट्रेनिंग की। लेकिन साथ ही वह औरतों के पीछे नहीं भागता था, हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहनता था और वह ऐसे कॉस्प्ले करता था जैसे कोई बेवकूफ हो, यहाँ तक कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी दीवाना हो। अगर वे दोनों एक ही लॉकर रूम में साथ न रहते, तो उनमें से किसी को भी पता नहीं चलता कि एलन कितना फिट है। लियोनेल एलन को इतने लंबे समय से जानता था कि अब तक उसे सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था। लेकिन जब वह एल्थोर को उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उसके सभी साथी अजीबोगरीब लोग हैं, इसलिए वह खुद ही हंस पड़ा। इसके अलावा एलन ने एल्थोर से संपर्क करके उसे बताया था कि वह केला और पॉलिश्ड ग्लास गुड के अन्य पूर्व सदस्यों से संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो गया है। बहुत जल्द एल्थोर एक शिपमेंट स्वीकार करने में सक्षम होगा जो उसके लिए एक बड़ा वरदान होगा। लियोनेल ने उसे अपनी बाकी योजनाओं के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लियोनेल की अनुपस्थिति में एलन और पॉलिश्ड ग्लास फैक्शन धन जुटाने की रीढ़ बन जाएंगे। उनकी मदद और लियोनेल के पृष्ठभूमि समर्थन से वे जल्द ही पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेंगे। अतीत में कई ओरिक्स जनजातियां हुआ करती थीं, लेकिन युद्ध और विनाश ने उन्हें घटाकर सिर्फ एक कर दिया। इस अनोखी ओरिक्स जनजाति में लगभग 10,000 ओरिक्स थे, इतनी बड़ी संख्या कि उन्हें एक साधारण जनजाति मानना लगभग शर्म की बात थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनके रहने की स्थिति इतनी खराब थी। ओरिक्स ने जीवित रहने के लिए युद्ध कौशल पर इतना अधिक जोर दिया था कि वे स्वच्छता से लेकर कृषि तक अन्य पहलुओं में पिछड़ गए थे। हालांकि लियोनेल के लिए इतनी जल्दी इतने सारे लोगों का समर्थन करना बहुत अधिक तनाव भरा होगा, लेकिन अभिजात वर्ग को अच्छी तरह से खाना खिलाना कोई समस्या नहीं होगी। जैसे जैसे एलन और अन्य लोगों का कौशल बढ़ता गया, उन सभी को समायोजित करना आसान होता गया। हमें जल्दी करनी होगी, एल्थोर ने सोचा, ताबीज को दूर रखते हुए गहरी सांस ली। उद्धरण ... उस महिला के नेतृत्व वाला अज्ञात संगठन हमें जरूरी समय नहीं देगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि लियोनेल कितनी जल्दी यहां वापस आ सकता है। तारांकन लियोनेल का भाला फिर आगे बढ़ा और एक और आत्मा को भेदता हुआ आगे बढ़ा।
अब तक उसे इस जगह पर 3 महीने हो चुके थे और अगर उसका मन उसे भूलने न देता तो वह अब तक लड़ी गई लड़ाइयों की गिनती भूल जाता। अब तक लियोनेल को एक बात का पूरा यकीन हो चुका था। पहली बात यह थी कि उसके तारों का रंग वास्तव में उसके वातावरण पर निर्भर था और उन्हें बदला नहीं जा सकता था। यहां तक कि जब उसने अपने सफेद तारों की ओर नीली तारा शक्ति प्रवाहित करने की कोशिश की तो वह शुद्ध होकर वापस सफेद हो गई। हालांकि यह उतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितना उसने सोचा था, क्योंकि वह अपने सितारों को अपनी इच्छानुसार विकसित कर सकता था। एकमात्र समस्या ये थी कि उसके सितारे ठीक से विकसित नहीं हुए थे। तीसरे आयाम का आधार ऊर्जा माना जाता था, चौथे आयाम का आधार शरीर माना जाता था और पांचवें आयाम का आधार मन माना जाता था। लेकिन जबकि लियोनेल की नीली स्टार फोर्स उसके शरीर के लिए पूरी तरह से अनुकूल थी, तीसरे आयाम के लिए उसने जो चांदी सफेद स्टार फोर्स अवशोषित की थी वह उसके दिमाग के लिए सबसे अच्छा काम करती थी। उसके नीले सितारे उसके दिमाग को तरोताजा करने में उसके चांदी सफेद सितारों जितने अच्छे नहीं थे, और इसके विपरीत उसके चांदी सफेद सितारे उसके शरीर की मदद करने में कभी भी उतने अच्छे नहीं रहे। इस बारे में कुछ देर तक घबराने के बाद लियोनेल को एहसास हुआ कि वह चीजों के बारे में बहुत अधिक सोच रहा था। जिस स्टार फोर्स ने उनके स्टार कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया वह डायमेंशनल क्लींज तकनीक से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था। जब भी लियोनेल डायमेंशनल क्लींज का इस्तेमाल करते थे तो उन्हें पहले अपने स्टॉस से संवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये कहना ज्यादा सही होगा कि उनके स्टॉस इस तकनीक के अभ्यास और शरीर को सही ढंग से तैयार करने से प्राप्त एक उपोत्पाद थे। उन्हें लगभग एक अलग अस्तित्व के रूप में देखा जा सकता था। ये बहुत बढ़िया था। इसका मतलब था कि अगर लियोनेल चाहता कि 9 सितारे पूरी तरह से उसके दिमाग पर केंद्रित हों या 9 पूरी तरह से उसके शरीर पर केंद्रित हों तो भी कोई समस्या नहीं होती। इसका अर्थ ये भी था कि जब वह अपने 7वें से 9वें स्टॉस का गठन करेगा तो वह एक स्टार फोर्स का उपयोग कर सकेगा जो उसकी ऊर्जा के लिए पूरी तरह से अनुकूल होगा। और उसे यह महसूस हो रहा था कि उस भूमिका को पूरा करने के लिए उसके पास पहले से ही एक आदर्श स्टार फोर्स मौजूद है। लियोनेल के होंठ सिकुड़ गए जब उसकी इंद्रियां उसकी किडनी पर छा गईं। उसके स्कारलेट स्टार फोर्स से बेहतर विकल्प और क्या हो सकता था। इन 3 महीनों में वह अपने सभी नोडल पथों को पूरा करने में कामयाब हो चुका था। अब बस समय की ही बात थी कि वह 5वें आयाम में कदम रखे। दुर्भाग्य से लियोनेल की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। इस रास्ते ने मुझे डायमेंशनल क्लींस के अगले भाग के बारे में कोई सुराग नहीं दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ूं और कितना लंबा है। लियोनेल को अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसे आयामी शुद्धि के अगले चरण का अनुमान स्वयं नहीं लगाना था। हालांकि जो एक समय शांतिपूर्ण यात्रा थी वह बहुत जल्द ही कुछ अलग होने वाली थी। लियोनेल ने ऊपर देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वहां क्षितिज के पार मुश्किल से झांकते हुए लियोनेल को अंततः एक दूसरी सड़क दिखाई दी। मैं अकेला नहीं हूं। आगे कम से कम 1 दर्जन किलोमीटर की दूरी पर लियोनेल की नजर एक और सड़क की हल्की चमक पर पड़ी। उसके लिए यह मान लेना थोड़ा मुश्किल था कि सिर्फ इसी वजह से और भी सड़कें होंगी, लेकिन जिस कोण से वह सड़क आ रही थी वह बहुत ही भयावह था। लियोनेल को जो समझ आया उसके अनुसार उसकी और दूसरी दोनों सड़कें एक दूसरे की ओर मिल रही थीं। लेकिन इसमें खास बात यह थी कि वे दोनों तारे की ओर मिल रही थीं। अगर ये लियोनेल के लिए बस एक और रास्ता था तो इसकी मंजिल वही क्यों होगी जिस पर वह पहले से ही था। इसके लिए केवल 2 ही संभावित व्याख्याएं थीं। पहली बात यह थी कि इस मुकदमे के कई संभावित शुरुआती बिंदु थे और संयोग से उसे इस सड़क से बंधा एक स्मृति अयस दिया गया था, न कि उस सड़क से। ऐसे में यह जरूरी नहीं था कि वहां कोई और भी हो। हालांकि दूसरा विकल्प यह था कि वह कभी भी अकेला नहीं था और सड़कें इतनी दूर थीं कि अपनी इंद्रियों के बावजूद भी वह उन्हें अब तक नहीं देख पाया था। लियोनेल को यह समझने में अधिक समय नहीं लगा कि दूसरा उत्तर ही सही था। जब तक वह दूर की सड़क से अलग करने वाली दर्जनों किलोमीटर की दूरी पार कर पाया और अंततः ये देख पाया कि प्रकाश की 2 सड़कें कहां और कैसे जुड़ती हैं, तब तक उसकी निगाहें संकुचित हो चुकी थीं। दूर एक युवती उसकी ओर पीट करके पालथी मारकर बैठी थी। हालांकि लियोनेल को कुछ ऐसा लगा जैसे उसने बहुत पहले ही उसकी उपस्थिति का आभास कर लिया था। इतना ही नहीं, उसकी शक्ति से लियोनेल की त्वचा में सिहरन पैदा हो गई। लियोनेल को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वह अब तक की सबसे शक्तिशाली महिला थी। ये सच था या नहीं, लियोनेल को भी मानना पड़ा कि वह निश्चित नहीं था। ये कहना ज्यादा सही होता कि वह अब तक की सबसे शक्तिशाली महिला थी जिससे वह मिला था, जिसकी भी कुछ सीमाएं थीं जिन्हें वह सचमुच महसूस कर सकता था।
ये दोनों कथन एक दूसरे से बहुत अलग थे। लियोनेल आखिरकार उस जगह से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रुक गया जहां उनकी सड़कें मिलती थीं। उसे किसी बात का एहसास हुआ कि अब किसी आत्मा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वह उसके पास से नहीं गुजरा। उसी क्षण उस युवती ने अपने घुटने पर हाथ रखा और खुद को ऊपर उठाया। उसकी मुद्रा इतनी सुंदर थी कि यह लगभग शर्मनाक लग रहा था कि उसने कोई पोशाक नहीं, बल्कि एक चुस्त लचीला कवच पहना हुआ था जो उसके उभारों से चिपका हुआ था। उसके सिलहूट की स्पष्ट रूपरेखा के बावजूद उसके कपड़े जरा भी अश्लील या अति यौन नहीं लग रहे थे। उसकी त्वचा का एक भी निशान लगभग नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसका लचीला कवच उसके कॉलरबोन से ऊपर उठकर एक आधा मुखौटा बना रहा था जिससे उसकी आंखों और माथे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी गहरी, गर्म नीली आंखें और नाजुक भूरी त्वचा थी जो लियोनेल की नज़र में भी चिकनी लग रही थी। ये लगभग अफसोस की बात थी कि देखने लायक उसका एकमात्र हिस्सा उसके माथे पर था। मुझे नहीं पता कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए या आपसे नफरत करनी चाहिए कि आपने मुझे 2 महीने तक इंतजार करवाया। युवती अचानक बोल पड़ी, उसकी आवाज लियोनेल की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। इस महिला के बारे में उसने जो भी रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाई थीं, वे सब उस एक पल में ही खिड़की से उड़ गईं। उसने उम्मीद की थी कि वह बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, या अगर वह उसे जोर भी देता तो उसकी आवाज या तो ठंडी और अलग थलग होती या फिर नर्म और संयमित। और फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं था। लियोनेल इसे जोर से कहने का सबसे अच्छा तरीका यही था, लगभग कानों को चुभने वाली आवाज। ऐसा नहीं था कि उसकी आवाज परेशान करने वाली लग रही थी, बल्कि इसलिए कि जब उसने इतनी जोर से आवाज निकाली थी तो उसकी कद्र करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे लियोनेल किसी स्पीकर को इतना तेज आवाज में सुन रहा हो कि आवाज विकृत हो रही हो। 2 महीने, लियोनेल ने पलकें झपकाईं। मुझे लगता है अब ये बात समझ में आ रही है। आपने वास्तव में चौथे आयाम में इस स्थान पर प्रवेश किया था। आपके बुजुर्ग वास्तव में कौन है? वे क्या सोच रहे थे? आप जानते हैं, आपको इसके लिए केवल 2 ही मौके मिलते हैं। छोड़ो भी, यह मेरे लिए अच्छी खबर है। मुझे इतने उत्साहवर्धक स्टार फोर्स के बीच इतने लंबे समय तक आराम करने का मौका मिला और मुझे पहले राउंड से आसानी से बाहर होने का टिकट मिल गया। युवती ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। हालांकि लियोनेल उस मुखौटे के नीचे उसका बाकी चेहरा नहीं देख पा रहा था, फिर भी उसे लगा कि वह बहुत प्यारी लग रही है। जहां तक उसकी बातों पर गुस्सा होने की बात है, उसे जरा भी परेशानी नहीं हुई। अगर कुछ हुआ भी तो उसने इसे मजाक ही समझा। वह इस महिला से जानकारी प्राप्त करने में अधिक रुचि रखता था। पहला राउंड, लियोनेल ने पूछा। युवती ने अपना सिर हिलाने से पहले पलकें झपकाईं। अरे बेचारी बच्ची, तुम भी उन्हीं भटकती हुई लड़कियों में से एक हो जो नक्शे के किसी टुकड़े पर ठोकर खाकर गिर पड़ी थी, है ना? युवती ने सिर हिलाया, फिर ठिठक गई। रुको, अगर तुम भी उनमें से एक हो तो तुमने पहेली कैसे सुलझाई? क्या तुम मुझे कम सतर्क करने के लिए अनजान बनने की कोशिश कर रही हो? युवती ने एक क्षण के लिए लियोनेल की ओर देखा और फिर जोर से हंसने लगी, जो उसकी आवाज से भी अधिक जोरदार थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि यदि आपके पास मजबूत आत्मिक शक्ति या वंश कारक क्षमता है, तो चौथे आयाम का शिखर पहेली को सुलझाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होगा। लियोनेल के होंठ फड़क उठे। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह औरत अकेले ही बातचीत करके पूरी तरह संतुष्ट थी। वह मुश्किल से एक शब्द भी बोल पाया, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसकी धारणाएं और भी बेतुकी होती जा रही थीं। खैर, मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने में कोई आपत्ति नहीं है ताकि तुम अपना दूसरा मौका बर्बाद न करो। अगली बार अगर तुम कर सको तो 5वें आयाम के शिखर पर प्रवेश करो। वास्तव में छठा आयाम और भी बेहतर होगा। हालांकि तुम्हें शुरुआत से शुरू करना होगा, आयामी शुद्धि इसके लायक है। लियोनेल ने पलकें झपकाईं, वह पहले से कहीं अधिक उलझन में था। सबसे पहले, क्या आप शुरुआत से फिर से शुरू कर सकते थे? अगर लियोनेल को ये पता होता तो वह तीसरे आयाम में फंसकर इतना समय क्यों बर्बाद करता? वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी और तकनीक का सहारा लेता। क्या तब तक पिछले महीनों में हुई सारी घटनाओं को जमीन पर उतारने का कोई मौका भी मिलता? बेशक लियोनेल जानता था कि वह नासमझी कर रहा था। जब बात उसके और आयना के बीच की आई तो उन्होंने बहुत सी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया था जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। अगर यह बात नहीं होती तो आगे चलकर कोई और बात होती जिसने उन्हें अलग कर दिया होता। और वह अलगाव जो और भी लंबे समय से चल रहा था, शायद आज से भी बदतर होता। लियोनेल ने इन बेकार विचारों को अनदेखा करते हुए अपना सिर हिलाया।
तुम फिर से शुरू कर सकती हो। लियोनेल ने उस युवती की बात बीच में ही रोक दी जो बड़बड़ाने ही वाली थी। उसे यह बात पता होनी चाहिए थी। ओह ठीक है, शायद आप भी यह नहीं जानते होंगे। डायमेंशनल क्लींज एक बहुत ही खास तकनीक है, ये लगभग हर चीज के साथ संगत है। आपको जरूरी नहीं कि इसे पुनः आरंभ करना पड़े, लेकिन आपको शुरुआत से ही पुनः साधना करनी होगी। फिर आप ज्यादा मजबूत प्रभाव के लिए डायमेंशनल क्लींज और अपनी दूसरी तकनीक को मिला सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग डायमेंशनल क्लींज की सिर्फ पहली 3 परतों का ही अभ्यास करते हैं, क्योंकि एक स्टार कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी के युद्ध कौशल को काफी बढ़ा देता है। अगर आप 9 में से 2 या 3 पाने में भी भाग्यशाली रहे तो आप जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएंगे। लियोनेल ने अपनी भौहें उठाईं। तो बात कुछ ऐसी थी। तो क्या उसे डायमेंशनल क्लींज के साथ एक और तकनीक भी अपनानी चाहिए, या इससे कोई फर्क पड़ता है? खैर, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ये पहला दौर है। आयामी शुद्धि की तीसरी आयामी परत काफी व्यापक रूप से फैली हुई है, लेकिन उस परत से तारे बनाना वाकई बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस तकनीक की 5वीं आयामी परत पर तारे बनाना सबसे आसान है, लेकिन फिर भी यह काफी मुश्किल है। मेरा कहना है कि आप खुद को जितने हो सके उतने मौके दें। ओह ठीक है, पहला राउंड। जैसा कि मैं कह रहा था, पिछला ट्रायल तो बस पहला चरण है, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। जब मैं ये राउंड जीत जाऊंगा तो मुझे तकनीक की चौथी आयामी परत मिलेगी। 5वीं आयामी परत पाने के लिए मुझे अगला राउंड जीतना होगा, वगैरह। मैं समझ गया। और क्या सभी राउंड ऐसे ही होते हैं? युवती ने जो मुखौटा पहना था वह इस तरह से हिल रहा था कि लियोनेल को लगा कि वह मुंह बना रही है। नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए या नहीं। आगे और भी जटिल युद्ध संरचनाएं होंगी जहां 3 या 4 सड़कें मिलकर एक हो जाएंगी। ऐसे में केवल एक ही गुजर पाएगा। फिर भी मैंने यहां बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अगर मुझे थोड़ा आराम भी मिल जाए तो आगे जिन दुश्मनों का मुझे सामना करना होगा उनके पास भी आराम करने के लिए पर्याप्त समय होगा, जबकि मुझे जल्दी करनी होगी। यह उचित नहीं है। लियोनेल ने कंधे उचका दिए। तो फिर जल्दी क्यों? अपना समय लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वे तुमसे पहले वहां पहुंच ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आह, युवती ने पलकें झपकाईं। बुरा विचार नहीं है, लगता है तुम बुरे आदमी भी नहीं हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं कीरा साल्वाटाइन हूं। लियोनेल हल्के से मुस्कुराया। लियोनेल मोरालेस। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। युवती चुप हो गई, इससे पहले कि उसकी भौहें दुखी होकर सिकुड़ जाती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया। क्या तुमने मुझे ये सब इसलिए समझाया ताकि तुम आराम कर सको? लियोनेल अवाक रह गया। यहां आने के बाद से ही वह थका हुआ नहीं था। क्या यही काफी नहीं था? उसे पसीना भी नहीं आ रहा था। इस माहौल में सहन शक्ति के मामले में वह लगभग अजेय था। चारों ओर इतनी नीली स्टार फोर्स थी कि उसकी हर सांस जीवन और स्फूर्ति से भरी हुई थी। युवती का मुखौटा फिर से हिल गया। इस बार लियोनेल को यकीन था कि उसका मुंह और भी ज्यादा उभर आया था। मुझे नहीं पता था कि मोरालेस परिवार में अब इतना बेशर्म जूनियर है। युवती बिना किसी परवाह के लियोनेल की सड़क पर आगे बढ़ी। उसकी हथेलियां पलटी तो 2 कृपाण दिखाई दिए जिनके ब्लेड गुलाबी सुनहरे रंग की रोशनी बिखेर रहे थे। हर कृपाण सिकाडा के पंखों जितना पतला था और युवती के बालों के साथ धीरे धीरे फड़फड़ा रहा था। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। वह इस औरत को बस एक प्यारी सी बेवकूफ ही कह सकता था। वे बस 1-2 मिनट ही बात कर रहे थे, क्या किसी के लिए इतनी भी काफी थी कि वह बड़ी संख्या में ठीक हो सके? फिर वह उसे कैसे धोखा दे रहा था? फिर भी लियोनेल अब इन परीक्षाओं को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से ले रहा था, जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जान पर बनाई है। कीरा ने मोरालेस परिवार का नाम तुरंत पहचान लिया। और तो और, वैलिएंट हॉट माउंटेन में अब तक जो सम्मान उसने देखा था वह अब नहीं रहा। निष्कर्ष स्पष्ट था, इस परीक्षण में भाग लेने वालों की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से 7वें आयाम के परिवार के करीब, बराबर या संभवतः उससे भी बेहतर थी। और इससे भी बदतर, कीरा ने कहा कि 5वें आयाम का शिखर न्यूनतम था। लियोनेल ने आह भरी। बस आराम नहीं मिल रहा। लियोनेल की हथेली पलट गई और एक जानी पहचानी लाल छड़ दिखाई दी। उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकने की जरा भी हिम्मत नहीं की, जिसने इतनी जल्दी उसका रास्ता साफ कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना भाला क्षेत्र वंशकारक सक्रिय कर दिया और अपने माथे पर एक सुनहरे भाले का निशान बना लिया। तुम सचमुच मोरालेस परिवार से हो? अरे, सोचो मैंने तुम्हारी मदद की।
किसी और स्थिति में लियोनेल हंस पड़ता। आयामी पद्य में ऐसा मासूम और प्यारा दिल मिलना दुर्लभ था। कम से कम पृथ्वी के बाहर तो उसे ऐसा कोई नहीं मिला था। हर कोई अपने अपने लाभ और उन्नति से मंत्रमुग्ध लग रहा था। लेकिन शायद ये कीरा के लिए एक शानदार परिवार या संगठन से होने के कारण मिली विलासिता थी। फिर भी लियोनेल की भावनाएं एक चीज थीं, हालांकि ये लड़ाई दूसरी चीज थी। लियोनेल की नजरें अचानक ठंडी पड़ गईं, ठीक उसी तरह जैसे कीरा की नजरें भी। दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि नीली स्टारफोर्स उनके चारों ओर घूमने लगी थी। टकराना। लियोनेल ने अपने भाले की धार से दोनों कृपाणों को रोक लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी संकुचित थीं। वह अपने हथियारों और खजानों को अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं ज्यादा ताकतवर होने की इतनी आदी हो चुकी थी कि जब वह आखिरकार एक बार हारने वाली स्थिति में पहुंची तो वह कुछ हद तक अचंभित रह गई। उनकी गणना के अनुसार यदि आसपास नीले रंग की स्टार फोर्स की बड़ी संख्या न होती तो उनका भाला पहले ही 2 टुकड़ों में कट चुका होता। नहीं, 3 टुकड़ों में। वे जुड़वां कृपाण, दोनों सिल्वर ग्रेड हथियार हैं। लियोनेल के होंठ फड़क गए। इस समय उसका सबसे अच्छा हथियार भी क्वासी सिल्वर स्पीयर ही था। बेशक इसका इस्तेमाल सिर्फ उसकी धार के अलावा और भी कई चीजों के लिए किया जा सकता था, लेकिन उसे लग रहा था कि कीरा के कृपाण भी वैसे ही थे। बस वह उसे उनका पूरा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। क्या 5वें आयाम के युवाओं को इस तरह छठे आयाम के हथियार देना सामान्य बात है? लियोनेल ने इस बात पर ऐसे अफसोस जताया जैसे उसने तीसरे आयाम में 5वें आयाम के हथियारों का इस्तेमाल ही न किया हो। साथ ही उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कीरा को ये हथियार सिर्फ मुकदमे के लिए उधार दिए गए थे, मुकदमे के बाद ये वापस ले लिए जाएंगे। दरअसल अगर उसकी हैसियत न होती तो उधार लेना भी नामुमकिन होता। बेशक लियोनेल अब सिल्वर स्पीयर्स तक भी पहुंच सकता था, बस यह इसके लायक नहीं था। केवल शिखर पर दावा करने वाले स्पीयर के पास ही सीखने के लिए एक डोमेन होगा और लियोनेल अभी क्वासी गोल्ड स्पीयर लेने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। इसके लिए उसे पहले 5वें आयाम में जाना होगा और तब भी यह मुश्किल होगा। लियोनेल के मन में ये सारे विचार एक पल में ही आ गए, लेकिन कीरा ने पहले ही तुरंत प्रतिक्रिया दे दी थी। ये समझते हुए कि वह लियोनेल के हथियार को अपनी इच्छानुसार चीर नहीं सकती, उसने आगे बढ़कर अपनी गति बनाए रखने के लिए अपनी कृपाणें फिर से ऊपर उठाईं। हालांकि लियोनेल, जो इस पूरे समय अपनी जगह पर खड़ा था, ने अपना भाला कीरा की टांगों की ओर नीचे की ओर घुमाया। समय इतना सटीक था कि ऐसा लग रहा था मानो कीरा उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी जांघ काटने के लिए तैयार खड़ी हो। कीरा की आंखें चमक उठी, उसकी कलाई मुड़ गई क्योंकि उसकी एक कृपाण ने उसे रोक दिया। हालांकि लियोनेल की हरकतों ने उसकी आगे बढ़ने की गति को रोक दिया था, फिर भी वह अपनी दूसरी कृपाण लहराने में कामयाब रही और अपनी कलाई को एक और मुड़कर उसे उसकी गर्दन की ओर घुमा दिया। लियोनेल की शांत निगाहें डगमगाई नहीं। उसने अपने भाले की दिशा थोड़ी सी बदली जिससे कीरा का कृपाण उसके ब्लेड से बिल्कुल टकराया। कीरा के नीचे की ओर के वेग का उपयोग करते हुए उसने अपने भाले के ऊपरी सिरे को ऊपर की ओर झुलाया, जिससे कीरा का दूसरा घुमावदार वार रुक गया। ये पहली बार नहीं था जब लियोनेल किसी दोहरे हथियारधारी से मुकाबला कर रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से पहली बार था जब वह इतनी कुशलता से किसी से मुकाबला कर रहा था। कीरा का कोई भी हाथ प्रभावी नहीं लग रहा था। उसके हमले तेज, नियंत्रित, नपे तुले और शक्तिशाली थे। उसकी नजदीकी लड़ाई की प्रवृत्ति लियोनेल के सामने कमजोर नहीं दिख रही थी, जो अपने भाला क्षेत्र, वंशकारक और अपनी जन्मजात क्षमता दोनों पर निर्भर था। दरअसल लियोनेल खुद को लगातार रक्षात्मक स्थिति में पाता था। उसका शरीर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा भारी है, या तो उसके पास एक रक्षात्मक वंशकारक भी है जो इस जगह ने बंद कर दिया है। या लियोनेल की भौहें तन गईं। क्या वह सचमुच इतना भाग्यशाली था? अरे कीरा! कीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी तलवारें और तेज होती जा रही थीं। उसका शरीर एक अनोखी लय में झूमने लगा, उसका मन तलवारों के नृत्य में खो गया। उसके हर वार के पीछे ब्लेड फोर्स का एक निशान छूट गया। उसके रास्ते बिना किसी सचेत प्रयास के भी लियोनेल के दिमाग में अंकित हो गए। लेकिन जब उसने उन्हें एक साथ रखा तो उसे एक हल्का सा विस्मय का एहसास हुआ। यह अब तक का सबसे सुंदर खिलता हुआ गुलाब था जो उसने देखा था। उन्होंने शुरू से अंत तक इसकी प्रगति देखी। पहले ये छोटा और बंद था। उस समय कीरा के ब्लेड तेज, सघन और मजबूत थे, जो स्थिरता और धीमी, स्थिर वृद्धि दर पर जोर देते थे। और फिर वह पहली बार खुला, एक युवा परिपक्वता में खिल उठा। कीरा की धारें और भी बेकाबू बेलगाम दुनिया को देखने और दुनिया को खुद को देखने की चाहत से भर गईं।
जोश, उत्साह और जिज्ञासा का एक शानदार नृत्य। फूल बूढ़ा होने लगा, उसका तना कमजोर हो गया, उसकी खूबसूरत गुलाब की पंखुड़ियां धूसर हो गईं, और उसने दुनिया को अपनी आखिरी किरणें दे दी। तभी कीरा के ब्लेड सबसे घातक हो गए, मौत जैसी ऊर्जा से भर गए। यह ऊर्जा कभी भी वास्तविक रूप से प्रकट या अभिव्यक्त नहीं हुई। स्टार फोर्स की इस दुनिया ने इसे दबा दिया और नजरअंदाज कर दिया। लेकिन लियोनेल को लग रहा था कि अगर उसे कभी युद्ध में इसका सामना करना पड़ा तो उसकी जान को जरा भी खतरा नहीं होगा। और फिर भी अब भी लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान पर बनाए हो। कीरा के ब्लेडों में जान लेने का इरादा नहीं था, लेकिन अगर होता भी तो। लियोनेल का जबड़ा कस गया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें बिना इसका इस्तेमाल किए हरा सकती हूँ। कीरा अचानक बोली, उसकी आवाज इतनी धीमी थी जितनी लियोनेल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उस पल लियोनेल आखिरकार उसकी लय की जटिल परतों और एक खूबसूरत आवाज की नाजुक कोमलता को सुन पाया जो कीरा की मौलिक सुंदरता से बिल्कुल मेल खाती थी। लियोनेल ने अब तक सिर्फ आईना की ही आवाज सुनी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा मदहोश किया था, और वो भी तब जब वह अपने अशापित रूप में होती थी। लेकिन आप चौथे आयाम के किसी व्यक्ति के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। आपने सार्वभौमिक बल का वास्तविक रूप सीख लिया है। मुझे लगता है मुझे भी इसका उपयोग करना होगा। कीरा ने अचानक फिर से नाचना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार आसपास का माहौल बिल्कुल अलग था। लियोनेल, जिसके शरीर पर पहली बार के बाद ही कई जगह कट लग गए थे, को फिर से वही डांस झेलना पड़ा। लेकिन इस बार कीरा पीछे नहीं हटेगी। जो एक समय मात्र एक भ्रम था, वह अचानक इतना भौतिक हो गया कि लियोनेल को लगा कि वह उसे छू सकता है। सार्वभौमिक शक्ति चारों ओर उमड़ पड़ी। दुर्भाग्य से ये चार मौसम क्षेत्र में नहीं थी, ये स्वर्गीय शरीर क्षेत्र में था। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं, उसका शरीर बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से पीछे की ओर उछलने लगा। वहां पैतरेबाजी के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं थी। सड़क कम से कम 10 मीटर चौड़ी होने के कारण काफी चौड़ी लग रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार को देखते हुए ये संख्या 1 मीटर भी नहीं हो सकती थी। दुर्घटनाओं से बचने के लिए उसने जानबूझकर अपने और किनारे के बीच 1 मीटर की दूरी छोड़ दी थी, जिससे उसकी जगह और भी कम होकर सिर्फ 8 मीटर रह गई। इससे कीरा और उसकी पतली कृपानों से बचना और भी मुश्किल हो गया। लियोनेल जानता था कि कीरा 5वें आयाम के चौथे स्तर पर है। ये साफ था कि यहाँ आते समय उसने अपनी ही सलाह नहीं मानी थी, या शायद उसे लगता था कि उसे लियोनेल जैसे नियमों से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि लियोनेल ने उसे दोष नहीं दिया, भले ही बाद वाली बात सच थी। वह समझ सकता था कि अगर स्टार फोर्स उस पर भारी न पड़ती तो वह कीरा का मुकाबला नहीं कर पाता। दरअसल भले ही स्टार फोर्स उस पर भारी पड़ रही हो, जब तक कीरा के पास अपने वंश तत्व और अपनी क्षमताएं हैं, लियोनेल से निपटना बच्चों का खेल होगा। लियोनेल को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि अगर उसकी अपनी क्षमता मन से संबंधित न होती तो वह भी कीरा की तरह यही दब जाती। वैसे लियोनेल को भी कीरा के इतने नुकसान में होने का बुरा नहीं लगा। उससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि वह एक पूरे आयाम से नीचे हो। इन सब की बदौलत खेल का मैदान बराबर हो गया था। और फिर अचानक कीरा ने अपनी सार्वभौमिक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ये लियोनेल से भी एक स्तर आगे था, एक संपूर्ण स्वर्गीय शरीर क्षेत्र की समझ। लियोनेल कीरा की ऊर्जा में विस्फोटक वृद्धि देखकर कड़वी मुस्कान बिखेर रहा था। उसकी ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी और उसके कदमों की जो भी ताकत सीमित थी वह लगभग गायब हो गई थी। वह तूफानी हवाओं में तैरते हुए पत्ते की तरह हो गई, और फिर भी उसका कमजोर सा शरीर अप्रभावित रहा और कुशलता से उतार चढ़ाव का अनुसरण करता रहा। कीरा के पीछे तारों का एक नक्शा दिखाई दिया। लियोनेल को उल्कापिंडों की धारियां, चमकते चांद, जीवंत ग्रह और चमकते तारे दिखाई दे रहे थे। ये सब एक नाजुक ढंग से गढ़े गए गुलाब के फूल के इर्द गिर्द घूमता था। उसमें कमल से भी ज्यादा पंखुड़ियां और परतें थीं। उसका रंग खून की बूंद जितना लाल और टिमटिमाते मानिक से भी ज्यादा खूबसूरत था। इस सब के बीच कीरा की आकृति फूल के स्ट्रोक का अनुसरण कर रही थी। उसका ब्लेड भव्य आग में नृत्य कर रहा था, जिसे देखकर लियोनेल के पास शब्द नहीं थे। लियोनेल के शरीर पर लगे घावों की संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ती जा रही थी। कई बार तो ऐसा लगता था कि ब्लेड उसे छू भी नहीं रहा था कि खून की एक धार निकल पड़ती, जो कीरा के बल के चापों का अनुसरण करते हुए मानो उसकी कृपान के साथ एकाकार हो जाती। फिर भी इन सब के बीच लियोनेल समझ गया कि वह यहाँ सिर्फ इसलिए था क्योंकि कीरा का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। उसकी मांसपेशियों की मरोड़ और ब्लेड के कंपन से उसे अंदाजा हो गया था कि वह आखिरी कदम नहीं उठाना चाहती थी।
बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि वह मारने से डरती थी, लियोनेल को लगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये दया जैसा था, उसे वाकई उसके लिए बुरा लग रहा था। अरे किरा, मेरे जनरलों में से एक बनने के बारे में तुम क्या कहती हो? लियोनेल ने एक बार फिर बेशर्मी से ऐसा ही सवाल पूछा। उसकी हल्की बैंगनी आंखें चमक रही थी क्योंकि वह कीरा की हर हरकत पर गौर कर रहा था। एमना की तुलना में कीरा न केवल ताकत के मामले में कहीं बेहतर थी, बल्कि उसका चरित्र भी लियोनेल को पसंद था। बेशक कीरा थोड़ी मूर्ख भी थी, इसलिए वह एमना जितनी बुद्धिमान नहीं थी। कीरा अवाक रह गई। क्या ये परेशान करने वाला बदमाश समझ नहीं पा रहा था कि वह खुद को रोक रही थी? क्या वह फिर से उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था? मेरे परिवार ने कभी भी मोरालेस वारिस युद्धों में भाग नहीं लिया है, न ही कभी लेगा। इसके अलावा अगर मैंने अपने नाम से भी भाग लिया तो भी अगर मैं उस परेशान करने वाले आदमी की बजाय आपकी मदद करने का फैसला करता हूं तो इससे कुछ समस्याएं पैदा होंगी। एक मिनट रुकिए, आप एक वारिस हैं। कीरा ने पहले तो यूं ही बात कर दी, बस अंदाजा लगा लिया कि लियोनेल का जनरल से क्या मतलब है। लेकिन जब उसने इसके निहितार्थ सोचे तो वह फिर से अवाक रह गई। मोरालेस परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए किसी के पास उनके दोनों वंश तत्व होने चाहिए। अब जब उसने सोचा तो मोरालेस परिवार का धातु समन्वय वंश तत्व यहां दबा दिया जाएगा। मेरा मतलब सिर्फ उत्तराधिकार युद्धों से नहीं है, मेरा मतलब स्थायी रूप से है। लियोनेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आखिर इसका क्या मतलब है? कीरा ने अपनी तलवारों से लियोनेल की तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। छोड़ो भी, तुम मुझे भर्ती करने के लिए वैसे भी बहुत कमजोर हो। मेरा थोड़ा समय बचाओ और बस हार मान लो, है ना? बस सड़क के किनारे कूद जाओ और तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आए हो। लियोनेल ने पलकें झपकाईं। तो क्या वह खाई तत्काल मौत नहीं थी? उसे लगा कि वह कीरा की बातों पर यकीन कर सकता है, लेकिन जाहिर है कि उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। तो अगर मैं तुम्हें हरा सकता हूं तो क्या ये हाँ है? कीरा की भौहें तन गईं। नहीं, मेरा मतलब है, नहीं। रुको, मेरा मतलब है कि तुम मुझे वैसे भी नहीं हरा सकते। बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछना बंद करो। तुम फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। लियोनेल खुद को हंसने से नहीं रोक सका। तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम्हें हमेशा इस बात की चिंता क्यों रहती है कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे? बस उन्हें अपनी तलवारों से काट डालो। मेरी माँ ने भी यही करने को कहा था, लेकिन मैं सबको नहीं काट सकता। तुम्हारा वो परेशान करने वाला चचेरा भाई भी उनमें से एक है। मैं उसे भी काटना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं काट सकता। लियोनेल के होंठ फड़क गए। उसे शुरू से पता ही नहीं था कि उसका कोई चचेरा भाई है। खैर, धरती से आए एक खास युवक को छोड़कर क्या उसके पिता के भाई बहन थे? या उसने सिर्फ चचेरा भाई कहा क्योंकि वे थोड़े बहुत रिश्तेदार थे? लियोनेल को यकीन नहीं था। ये कैसा रहेगा? लियोनेल के होंठ सिकुड़ गए। अगर मैं तुम्हें यहां हरा दूं तो तुम्हें मेरा जनरल बनने का वादा करना होगा। आह, ये तो बहुत ही बुरा सौदा लग रहा है। पापा हमेशा कहते हैं कि एक तरफा सौदे मत करो। अगर हार गए तो क्या छोड़ोगे? अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से अनुकूलित सिल्वर ग्रेड कृपाणों की एक जोड़ी बनाऊंगा। कीरा ने पलकें झपकाईं। तुम सिल्वर क्राफ्टर हो? लियोनेल के होंठ फड़फड़ाए जैसे उसने कीरा की नजरों से बचने की कोशिश की हो। वह अभी तक नहीं था, लेकिन ये तो बस समय की बात थी, है ना? जल्द ही मैं भी एक हो जाऊंगा। बहुत जल्द, लियोनेल ने बेशर्मी से झूठ बोला। कीरा ने फिर पलकें झपकाईं। लेकिन इस पूरे समय में उसकी कृपाएं रुकी ही नहीं थीं, बल्कि वे और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। कीरा का मुखौटा इस तरह से हिला जैसा कि केवल एक उज्ज्वल मुस्कान के कारण ही हो सकता था। लियोनेल खिलखिलाकर हंसा। याद है, तुमने ही कहा था, लोगों का झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। लियोनेल का शरीर अचानक झिलमिलाने लगा। उसके पूरे शरीर पर रून जोरदार ढंग से उभर रहे थे, लेकिन आमतौर पर उनका रंग तांबे जैसा नहीं था, बल्कि वे पारदर्शी नीले हीरे की तरह चमक रहे थे, जो लियोनेल के तराशे हुए शरीर को एक खूबसूरत हल्के नीले रंग से ढांक रहे थे। कीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये नामुमकिन है। तुम्हें यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम धोखा कर रहे हो। लियोनेल की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई क्योंकि उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। उसके शरीर से सौर ज्वालाओं की तरह सघन शक्ति फूटने लगी, और फिर भी वह जितना भी त्याग रहा था उससे कहीं ज्यादा निगलता जा रहा था, मानो आसपास से उसकी अंतहीन आपूर्ति उसमें समा रही हो।
लियोनेल के सारे रोमछिद्र एक साथ खुल गए, हर सांस के साथ उसके शरीर से भाप तेजी से निकल रही थी। पल भर में ही उसकी ताकत एक अकल्पनीय सीमा पार कर गई। स्टार फ्यूजन। लियोनेल की पुतलियां इतनी चमकदार हो गईं कि वे दो तैरती हुई नीलम की गेंदों की तरह झिलमिलाने लगीं। उसने आगे बढ़कर कीरा के शुरुआती बचाव को चौंका देने वाली आसानी से तोड़ दिया। कीरा इतनी अचंभित थी कि खुद को रोकना भूल गई, लेकिन जब वह अपनी पूरी ताकत लगाने से घबरा रही थी, तभी उसे एहसास हुआ कि यह भी काफी नहीं था। क्या? कीरा असमंजस में थी। युद्ध के लिए आयामों की बाधाओं को पार करना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में आपने केवल निचले आयामों में ही सुना होगा। उच्चतम 7वें या 8वें आयामों में ऐसा होना बिल्कुल अनसुना था, खासकर तब जब वह व्यक्ति उसके जैसा प्रतिभाशाली हो। दुर्भाग्य से कीरा बहुत ज्यादा नुकसान में थी। लियोनेल ने अपने आसपास के विशेष नीले स्टार फोर्स के साथ 3 स्टार बनाए थे, जिसकी कल्पना तो निर्माता भी नहीं कर सकता था। नतीजतन वह अपने वजन में होने वाली वृद्धि से पूरी तरह अछूता था, एक ऐसा विशेषाधिकार जो कीरा के पास जाहिर तौर पर नहीं था। हालात और भी बदतर हो गए। कीरा का वंश, गुण और क्षमताएं सील कर दी गईं। वह उन सभी तात्विक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जिनका उसने अभ्यास किया था। और मानो ये सब काफी बुरा न हो, उसका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से था जिसके पास आगे लगे खूबसूरत नीले तारे की बदौलत ऊर्जा का असीम भंडार था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने महसूस किया कि एक भाले की लाल धार उसके कंधे पर टिकी हुई है, जो उसकी गर्दन की त्वचा पर हल्के से दबाव डाल रही है। लियोनेल उसके सामने खड़ा था, उसके बाल उसकी भौहों तक चमकती नीली ऊर्जा की धारा की तरह थे। हीरे जैसे नीले रंग के रून उसकी त्वचा पर लहरा रहे थे, मानो उसके सिर पर एक मुकुट सा बन गया हो। उसका पूरा शरीर एक अद्भुत रंग बिखेर रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह खुद एक सितारा हो। वह ऐसा लग रहा था मानो कोई आत्मा देवता हो और शरारत से उसकी ओर मुस्कुरा रहा हो। यदि लियोनेल को ऐसा लगता था कि वह किसी एक स्थान पर अजेय है, तो वह यही है। नीचे घोषणा। जीत गया। लियोनेल मुस्कुराया, उसके दांत लगभग चमकते हीरे की तरह चमक रहे थे, जबकि ऊर्जा उसके चारों ओर फैलती जा रही थी। मैं। इस बार कीरा सचमुच अवाक थी, यहां तक कि वह हमेशा की तरह चिल्लाना भी भूल गई। इस समय उसकी आवाज लगभग एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी जिसके साथ अन्याय हुआ हो, और उसके मुखौटे के नीचे का मुंह और भी स्पष्ट होता जा रहा था। याद रखो, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। लियोनेल की मुस्कुराहट फीकी नहीं पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... तुमने धोखा दिया। तुमने अपने मेटल सिनर्जी रून्स का उपयोग कैसे किया? उन्हें इस स्थान पर अवरुद्ध किया जाना चाहिए था। लियोनेल ने जानबूझकर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बताया। अगर उसने समझाया भी होता, तो उसे ये भी बताना पड़ता कि उसने आयामी शुद्धि की चौथी आयामी परत का अनुमान लगाकर इस जगह पर 3 तारे कैसे बनाए थे। भले ही वह पहले अनजान था, अब भी उसके लिए अनजान रहना नामुमकिन था। जाहिर है, उसे कुछ भी अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी। दरअसल लियोनेल को लगा कि अब जब उसने कीरा से बातचीत की है, तो उसे समझ आ गया है कि यहाँ क्या हुआ था। दूर स्थित वह नीला तारा एक विशेष ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जो शरीर को पुनर्जीवित करने में काफी कारगर थी। इसे चौथे आयाम की परत को समझने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए चुना गया था ताकि इस परीक्षण में शामिल होने वालों को नींद या भोजन की चिंता न करनी पड़े। हालांकि तारे के विशेष गुणों के कारण इसका एक दुष्प्रभाव ये भी था कि इससे आपका वजन बढ़ जाता था। इस परीक्षण के लिए तारे को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में इस्तेमाल करना अच्छा रहा। एक ओर आपको थकान या भूख की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं दूसरी ओर इससे चुनौती और भी कठिन हो जाती थी। हालांकि लियोनेल ने मूर्खतापूर्वक सोचा कि उसे पीछे छोड़े गए संदर्भ संकेतों से अगली परत का अनुमान लगाना था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस बार उसने सचमुच बहुत ज्यादा सोच लिया था। दुर्भाग्य से इससे कुछ चिंताएं बनी रहीं। अगर परीक्षा उसके लिए चीजों का अनुमान लगाने के लिए नहीं बनाई गई थी, तो इसका मतलब था कि बहुत मुमकिन है कि वह कोई जरूरी बात छोड़ गया हो। अब वह असली संस्करण पाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक था ताकि तुलना और अंतर कर सके। शुक्र है कि वह अगली परत का अनुमान नहीं लगा पाया था, वरना अगर उसने सचमुच कोई गलती कर दी होती तो चीजों को उलटना मुश्किल हो सकता था। इतना सब कुछ कहने के बाद भी कुछ और भी था जिसके बारे में लियोनेल पूरी तरह से अनजान था। दूर दिखाई देने वाला वह नीला तारा कोई साधारण नीला तारा नहीं था। दरअसल उसे नीला तारा कहना उसकी असली क्षमता के साथ अन्याय था। अस्तित्व में मौजूद शीर्ष 10 तारा बलों में से इस तारे द्वारा उत्पन्न बल उन 2 में से एक था जो बिना किसी अन्य तत्व के शुद्ध तारा बल से बने थे।
इस नीले तारा बल को वाइटल तारा बल के नाम से जाना जाता था। यह अस्तित्व में मौजूद सबसे दुर्लभ तारा बलों में से एक था और इसे उत्पन्न करने वाले तारे उससे भी दुर्लभ थे। वास्तव में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह वाइटल तारा अपनी तरह का एकमात्र बचा हुआ तारा था। डायसन स्फीयर जो वाइटल स्टार के चारों ओर घूमता था, वह केवल उसकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ही नहीं था, बल्कि वह उस तारे को उसके सामान्य जीवनकाल से कहीं अधिक समय तक जीवित रखने के लिए भी था। इसका क्या मतलब था? खैर, लियोनेल शायद एकमात्र ऐसा मूर्ख था जो युद्ध परीक्षण के बीच में एक साधना विधि का अनुमान लगाने में सक्षम था। वह शायद एकमात्र ऐसा मूर्ख भी था जो न केवल इसका अनुमान लगाता था, बल्कि वास्तव में जो अनुमान लगाता था उस पर कार्य भी करता था। वह एकमात्र ऐसा मूर्ख और भाग्यशाली व्यक्ति था जो न केवल एक सितारा बल्कि एक साथ 3 सितारे बनाने के लिए आवश्यक आत्मीयता रखता था। इसका मतलब यह था कि शायद पूरे आयामी छंद में लियोनेल वर्तमान में जीवित एकमात्र व्यक्ति था जिसने महत्वपूर्ण स्टार फोर्स के 3 सितारे बनाए थे। तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे, है ना? लियोनेल ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। तुम बेशर्म, माँ ने कहा था कि तुम जैसे बेशर्म आदमियों से दूर रहो। लियोनेल हंसा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कीरा के परिवार को इतनी भोली भाली युवती को यहाँ अपनी देखभाल के लिए भेजने में इतना आत्मविश्वास कैसे हो गया। फिर भी उसकी ताकत को देखते हुए शायद उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत है। जो भी हो, मैं चाहकर भी वारिस युद्ध में आपकी मदद नहीं कर सकता। इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी और मेरे माँ बाप को फिर से डांटना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि उन पर डांटा जाए। लियोनेल ने आह भरी। हालांकि कीरा साफ तौर पर अपनी बात से मुकर रही थी, उसने शुरू में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था कि वह इतनी आसानी से मान जाएगी। उसके मन में जो योजनाएं थीं, उनके अनुसार कीरा जैसे शक्तिशाली परिवार ही उसके रास्ते में सबसे ज्यादा रुकावट बनेंगे, इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसे मुश्किल से जानता हो अपने परिवार को धोखा देने के लिए नहीं कह सकता था, है ना? विडंबना यह है कि यह सब उसके उस चचेरे भाई से जुड़ा हुआ लग रहा था। वास्तव में क्या हो रहा है, ये जाने बिना भी लियोनेल को इसके लिए सिर्फ 2 ही कारण सूझ रहे थे। पहली बात यह थी कि इस चचेरे भाई का कीरा के परिवार से खून का रिश्ता था। ये रिश्ते शायद उनके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक से जुड़े थे। चूंकि उत्तराधिकार युद्ध बाहरी मदद पर निर्भर था, इसलिए पारिवारिक रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। इसलिए लियोनेल को आश्चर्य नहीं होगा अगर उसके प्रतिद्वंद्वी को उनकी मां या पिता की तरफ से मजबूत समर्थन मिले। दूसरी संभावना विवाह संबंध की थी। उस स्थिति में कीरा की सगाई उसके किसी चचेरे भाई से हो जाती। इससे उसके लिए लियोनेल का साथ देना और भी मुश्किल हो जाता, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। सच कहूं तो लियोनेल वास्तव में कीरा को वारिस वॉज के लिए नहीं चाहता था, वह इससे कहीं आगे की सोच रहा था। जहां तक उसका सवाल था, वारिस वॉज मोरालेस परिवार पर कब्जा करने का एक सुविधाजनक और सहज तरीका था, न ज्यादा न कम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए था कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, लियोनेल ने चिढ़ाते हुए कहा। तो फिर आगे बढ़ो और किनारे से कूद जाओ। कीरा ने पैर पटका। तुमने धोखा दिया। ये तो बिल्कुल भी नहीं गिना जाएगा। लियोनेल अवाक रह गया। ये लड़की सच में बेवकूफ थी। अगर यहाँ धोखा देना इतना आसान था तो सब क्यों नहीं करते? ठीक है, ठीक है, मैंने धोखा दिया, लेकिन तुम फिर भी हार गए। कीरा ने लियोनेल को घूरा और मन ही मन बुदबुदाने लगी। जाहिर है वो दुविधा में थी। आखिरकार उनके प्रतिद्वंदी ने तो यह नहीं कहा था कि ऐसी धोखाधड़ी की इजाजत नहीं है। तो लियोनेल ने कुछ गलत नहीं किया था। लियोनेल मन ही मन हंसा क्योंकि वह उसकी चमकती नीली आंखों से उसके छोटे से दिमाग में चल रहे बदलावों को लगभग समझ सकता था। वह इस बात पर यकीन करने के बीच फंसा हुआ था कि यह युवती काफी आकर्षक है और यह सोचने के बीच कि वह एक प्यारी सी बच्ची है। बेशक कीरा उससे ज्यादा 1 या 2 साल छोटी थी, लेकिन यह न तो यहाँ था और न ही वहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कीरा ने अपना पैर पटका। लियोनेल कुछ कर पाता इससे पहले ही उसने पाया कि कीरा की हथेली की बदौलत एक नाजुक सी शीशी उसकी छाती में धंसी जा रही है। उसे अपने माथे पर हल्का ठंडा पसीना महसूस हुआ क्योंकि वह मूर्ख अभी भी अपनी कृपान पकड़े हुए थी। अगर वह जरा भी असावधान होती तो शायद उसे 2 टुकड़ों में काट देती। यह लियोनेल ने असमंजस में अपना सिर झुकाते हुए पलकें झपकाईं। शीशी में गाढ़ा लाल तरल भरा हुआ था, लेकिन लियोनेल को हैरानी इस बात से हुई कि जब उसने उसे पकड़ा तो उसका हाथ जमीन पर गिरते गिरते बचा।
जब तक वह अपने आप को संभालता, कीरा पहले से ही सड़क के किनारे पर थी और उसे घूर रही थी। इसे मुआवजा समझो। ओह, और याद रखो कि इस तरह से सड़क से हटने का मौका तुम्हें सिर्फ पहली कोशिश में ही मिलता है। दूसरी कोशिश में डायमेंशनल क्लींस का एक अंश हासिल करने के बाद ही तुम रुक सकते हो। किसी भी और पल में रुकने का मतलब है मौत। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये बातें क्यों समझा रहा हूं। तुम साफ तौर पर धोखेबाज हो। ये कहते हुए कीरा सड़क से ऐसे उतर गई मानो नीचे कोई अंतहीन खाई न हो। लियोनेल भी उसे देखकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह गायब हो चुकी थी। लियोनेल की भौहें तन गईं। उसे उम्मीद थी कि वह ठीक होगी। हालांकि वह बेवकूफ थी, फिर भी उसने उसकी जितनी मदद की थी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और यह बात, लियोनेल की भौहें गहरी होती गईं जब वह शीशी उठाने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि उसकी उंगलियां भी उसे थामे रखने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अगर वह अभी भी अपने स्टार फोर्स रूप में न होता तो वह शीशी गिरा ही देता और उसे उठाने की कोई उम्मीद भी नहीं होती। अब जब लियोनेल ने सोचा तो कीरा ने भी उसे ठीक से उठाया नहीं था। उसने अपनी हथेली उसकी छाती से सटाई थी, फिर उसे अपनी स्पेशियल रिंग से निकालकर उसे दे दिया था। ये याद करके वह हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले वह एक और चुटकी लेना चाहती थी। कम से कम उसे होश तो था। अरे शब्दकोश, यह क्या चीज है? गुनगुनाहट। सीड को जवाब देते हुए, यह एक ओशन ड्रॉप शीशी है। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। उसका मतलब अंदर के तरल पदार्थ से था, लेकिन वह लगभग भूल ही गया था कि उसे शब्दकोश में कितनी बारीकी से लिखना है। हालांकि अब उसे इस ओशन ड्रॉप शीशी के बारे में जानने की उत्सुकता थी। ओशन ड्रॉप वायल क्या करता है? गुनगुनाहट। यह एक महासागर के बराबर तरल पदार्थ को एक बूंद में बदल सकता है। ये रक्त की जीवन शक्ति को बनाए रखने में विशेष रूप से प्रभावी है। ये रक्त में मौजूद तरल पदार्थ का भार 10,000 गुना तक कम कर सकता है। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। 10,000, और फिर भी इतना भारी। रुकिए, यदि इसमें समुद्र जितना तरल पदार्थ समा सकता है, तो 10,000 का कारक भी पर्याप्त नहीं होगा। और इसके अंदर क्या है? लियोनेल ने धीरे से पूछा। गुनगुनाहट। लियोनेल की पुतलियां एक बार फिर सिकुड़ गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। पिंग और प्रतिक्रिया के बीच का अंतराल लगभग 1 मिलीसेकंड का था। ऐसा सिर्फ तब होता था जब कोई रिकॉर्ड किया गया संदेश बजने वाला होता था। और अगर ऐसा हो रहा था, तो इसका मतलब था कि उस शीशी में जो कुछ भी था, वह उसके पिता के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वे उसके बारे में एक संदेश छोड़ जाएं। जैसी कि उम्मीद थी, लियोनेल की काबिलियत ने उसे कभी निराश नहीं किया। जल्द ही, बहुत समय बाद पहली बार उसके पिता का एक झिलमिलाता होलोग्राम दिखाई दिया। उसके पिता का प्रक्षेपण पलकें झपकाते हुए, चारों ओर देखता हुआ अंततः लियोनेल पर केंद्रित हो गया जो उसके ऊपर था। अरे बदमाश, क्या हुआ? काफी देर हो गई है ना? लियोनेल का चेहरा भावहीन था। क्या इस बूढ़े को सचमुच उम्मीद थी कि वह फिर से इसी शरारत भरे कॉल में फंस जाएगा? वह एक बार पहले भी ऐसा कर चुका था, उसने दोबारा ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। मुझे एक बार बेवकूफ बनाओ, लानत है तुम्हें। मुझे 2 बार बेवकूफ बनाओ, लानत है मुझे। लियोनेल कोई बेवकूफ नहीं था, वह अपने पिता के मजाक को यूं ही चलने देता। उसे तो बस ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी थी कि इस शीशी में क्या है। उत्सुकता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इतने लंबे समय के बाद तुम अपने पिता को नमस्ते नहीं कह सकती। इतने सालों के बाद जब मैंने तुम्हें बड़ा किया, अपने बीच से तुम्हें जन्म देने के बाद। लियोनेल के होंठ फड़क गए। बूढ़ा इस बार सचमुच बहुत ज्यादा दिखा रहा था, है ना? उसका मूड बिल्कुल नहीं था। दरअसल उसका समय खत्म हो रहा था। कीरा के जाने के बाद कौन जाने आत्माएं फिर से प्रकट होंगी या नहीं। मैं समझ गया। तुम्हें लगता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं। मैं तो पहले ही मजा ले चुका हूं, इस बार सच में मैं ही मजाक कर रहा हूं। लियोनेल चुप रहा, बिना कुछ बोले होलोग्राम को घूरता रहा। इस चिकन गेम में हारने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसे जीत का पल लगभग नजर आ ही गया था कि तभी उसके पिता जोर से हंस पड़े और कहने लगे कि ये तो प्री रिकॉर्डिंग है, पर उसे जरा भी यकीन नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। लियोनेल के पिता ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, मैं तुम्हारी आंखों में वो भाव देख सकता हूं। तुम किसी बात पर नाराज हो। क्या बात है? तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया। लियोनेल की आंखें झपक गईं।
उसके पिता के पास हमेशा एक ऐसा हुनर होता था जिससे वे उसके मन की बात पढ़ लेते थे, जब कोई और नहीं पढ़ सकता था। मेटामॉर्फोसिस के बाद लियोनेल लगभग यह मानने को मजबूर हो गया था कि यह उनकी ही क्षमता है। सुनो बच्चे, मैंने हमेशा तुमसे कहा था कि औरतें बहुत उलझी हुई होती हैं। तुमने उस छोटी सी बच्ची के पीछे 4 साल बिता दिए। शायद उसे लगता होगा कि जब भी वो वापस आना चाहेगी, तुम हमेशा उसके साथ रहोगे, इसलिए जाहिर है वो तुम्हें छोड़ देगी। औरतों की तो बात ही छोड़ो, आमतौर पर लोग किसी चीज की कद्र तब तक नहीं कर पाते जब तक उसे वो तब न मिल जाए जब वो उसे चाहती है। चलो अपने बूढ़े आदमी से बात करो, हम मोरालेस आदमी इससे बेहतर हैं। लियोनेल स्तब्ध रह गया, उसके पिता के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं। उसकी आंखें चमक उठी, मानो वह सोच रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे, तभी अचानक एक जोरदार हंसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया। भाड़ में जाओ, धिक्कार है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। तुम्हारे चेहरे के भाव की कल्पना ही कर रहा हूं। मेरा बेटा बेवकूफ है। तुम सच में फिर से इसके झांसे में आ गए। लियोनेल अवाक रह गया। सचमुच उसने ऐसा किया था। अचानक उसे यह आवश्यकता महसूस हुई कि वह पता लगाए कि उसके पिता इस समय कहाँ हैं और उन्हें गला घोंटकर मार डाले। संपर्क